वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोग के चैनल पर सिविक्स का क्लास चल रहा है, जिसको पॉलिटिकल साइंस भी बोल सकते हैं, पॉलिटी का क्लास जो चल रहा था। तो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। ये जो क्लास होने वाला है क्लास 9 का, यहाँ पे पॉलिटी होने वाला है। तो इसमें देख लेते हैं जो भी चैप्टर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट दिया गया है, मैंने सारा कुछ यहाँ पे इंटर कर दिया गया है। जो भी इंपोर्टेंट यहाँ पे बुलेट पॉइंट दिए गए हैं मैंने यहाँ पे इंटर कर दिए हैं, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में जैसे आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो होने वाला है क्लास 9 का एनसीईआरटी एससीईआरटी होने वाला है। इसमें आपको देखिएगा तो चैप्टर नंबर 6 चैप्टर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक एक पॉइंट को, क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया गया है। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को लाइक कर ले, ताकि आने वाला जो भी अपडेट हो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग के पास भी बिल्कुल भी उतना टाइम नहीं बचा है कि टाइम पास करें। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में जैसे ही 9 में आते हैं पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटी का, तो उसका नाम है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। ठीक है, तो इसमें लोकतंत्र का कैसे विकास होता है, क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है। तो हम लोग चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्या कुछ है इसमें। जैसे ही आइएगा तो पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति जो हुआ था 1688 ईस्वी में हुआ था, सबको पता होगा। तथा जो अमेरिका है दोस्तों, अमेरिका 1789 ईस्वी में एक लोकतांत्रिक संविधान को लागू किया। कब? 1789 ईस्वी में। अगला पॉइंट निकल कर आता है कि विश्व का प्रथम देश न्यूजीलैंड था, जिसने सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को 1893 ईस्वी में लागू किया गया। यानी कि न्यूजीलैंड में सबसे पहले सार्वजनिक वयस्क मताधिकार लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो जैसे कि देख सकते हैं 1893 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट इसमें दिया गया है आपका घाना के बारे में दिया गया है। घाना जब ब्रिटेन का उपनिवेश था, यानी कि ब्रिटेन जब इस पे शासन किया करता था, उस समय इसका नाम तो जो था गोल्ड कोस्ट था। बहुत बार अभी भी सवाल पूछा जाता है कि गोल्ड कोस्ट जो है वो किस देश का नाम है, तो याद रखिएगा वो घाना का नाम है। ठीक है, और यह 1957 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। यहाँ पे ये भी याद आपको रहना चाहिए। अगला पॉइंट जैसे ही आते हैं तो अगला पॉइंट में अगर के आते हैं तो दिया गया है कि 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के विघटन के बाद, जो यूएसएसआर था उसका विघटन के बाद यहाँ पे कुल 15 गणराज्य स्वतंत्र देश बने। यानी कि 1951 में जब यहाँ पे सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 ईस्वी में, तो यहाँ पे 15 गणराज्य यानी 15 देश अलग अलग वहाँ पे हो गए। जैसे कि अभी देखते हैं रसिया उसी का बड़ा भाग था, जो कि अभी भी अलग हो गया है वो भी। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया आपका कि 1948 ईस्वी में नेपाल का पहला संविधान बना। इस संविधान के अंतर्गत राजा ही नेपाल का वास्तविक शासन था, याद रखिएगा 1948 ईस्वी में। तथा 1959 ईस्वी में राजा महेंद्र ने नया संविधान लागू किया था वहाँ का, नेपाल का, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपका होता है। अगला पॉइंट अगर के आते हैं तो अगला पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है आपका, क्या दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ था 1945 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में जो इसके सदस्य देशों की संख्या है 193 देश की संख्या है। जो लास्ट देश है यहाँ पे दक्षिणी सूडान देश है। आप लोग ये भी याद रखिए, कभी कभी पूछ देता है कि 93वां 193वां देश कौन सा है, तो ये याद होना चाहिए। अगला पॉइंट निकल कर आता है सुरक्षा परिषद में 15 देश होते हैं, जिसे 5 अस्थायी देश होते हैं जिसमें, और 10 अस्थायी देश होते हैं। जो अस्थायी देश होते हैं हमेशा पूछा जाता है कि कौन कौन से यहाँ पे सुरक्षा परिषद के अस्थायी देश है, तो याद रखिए पहला है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना जो है ये यहाँ पे अस्थायी देश होते हैं। अगला पॉइंट आता है इन्हीं देशों के पास वीटो का पावर होता है, ये को भी पता होना चाहिए। अगला जो है यहाँ पे 10 अस्थायी देश यहाँ पे सदस्य हैं। कौन कौन से 10 हैं? 10 यहाँ पे अस्थायी मतलब सदस्य होते हैं। 10 सदस्य की जगह पे मैं देश भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सदस्य मतलब उसमें देशों का प्रतिनिधित्व करता है वहाँ पे, तो ये समझ लीजिएगा। जो यहाँ पे और अस्थायी सदस्यों का जो चुनाव होता है महासभा के द्वारा 10 वर्षों के लिए किया जाता है। ये चीज 2 वर्षों के लिए यहाँ पे किया जाता है। याद रखिएगा ये चीज़ों को, आप लोग भूलिएगा नहीं। हमेशा पूछा जाता है यहाँ पे कि अस्थायी सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे 10 वर्षों के लिए किया जाता है। आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, अगला जैसे ही पॉइंट आते हैं तो अगला पॉइंट नहीं, यहाँ पे अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, जिसका नाम है चैप्टर 2 लोकतंत्र क्या और क्यों। ठीक है, तो इसमें देखिए जब चैप्टर पढ़िएगा तो बहुत लंबा लंबा यहाँ पे लिख दिया गया है कि ताकि आपको एक अच्छा समझ विकसित हो सके कि आगे जब मान के चलिए 11th 12th में पढ़िएगा पॉलिटी या ग्रेजुएशन लेवल ऑफ पॉलिटी पढ़िएगा तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता। इसमें उतना कोई खास यहाँ पे पॉइंट बनता नहीं है, फिर भी जो मेन पॉइंट है मैंने बहुत बेहतरीन तरीका से इसको आपको संजो दिया है यहाँ पे कि कोई दिक्कत परेशानी ना हो आपका। इसमें जैसे ही आइएगा
तो दिया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें लोगों के लिए और लोगों का मतलब लोगों द्वारा शासन किया जाता है। तो ये जो बात बोला था वो अब्राहम लिंकन ने बोला था, याद रखिएगा। कभी कभी ये दे देगा जो लंबा सा ये जो बोले थे और बोल देगा किस महाव्यक्ति ने ये चीज़ बोला था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला आता है यहाँ पे कि स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। अगला है कि सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, तथा फिजी एक देश है दोस्तों जहाँ पे मूलवासी अगर के वोट दे, अगर कोई बाहरी व्यक्ति वहाँ पे चले जाए, फिजी में रहे, अगर के वो वहाँ पे नागरिकता लेके भी वोट दे तो उसका वैल्यू उतना नहीं रहेगा जितना फिजी के मूलवासियों का रहता है। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा वहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 का नाम है संविधान का निर्माण, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्या कुछ आपका यहाँ पे बुलेट पॉइंट दिया गया है। जैसे ही देखिएगा यहाँ पे दिया गया है 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने इच्छा जताया था कि भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार होगा। सबसे पहले कब? 1922 ईस्वी में ही महात्मा गांधी जी ने ये बोल दिए थे, ठीक है। अगला जो है 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का मांग किया गया था। कब? तो वो किया गया था 1924 में ही मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा यहाँ पे। तो यह चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट जैसे ही आइएगा तो अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखा गया था। क्या प्रस्ताव था? कि भारतीय संविधान आज़ाद होने के बाद कैसा होगा, यानी कि किस तरीका का होगा, कौन बनाएगा, कैसा उसका प्रतिरूप होगा। ये चीज़ 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में बात हुई थी। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया इसमें कि भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 ईस्वी में चुनाव हुए थे, यानी कि जुलाई 1946 ईस्वी में, तथा संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, हमेशा पूछा जाता है कि पहली बैठक कब हुई थी, तो दिसंबर 1946 में हुई थी। इसके तत्काल बाद देश का बंटवारा हुआ तथा भारतीय संविधान का लिखने वाला सभा में जो मतलब संविधान सभा जो लिख रहे थे उसमें आखिर कितने कमेटी थे, कितने लोग थे, तो याद रखिएगा इनमें 299 सदस्य थे तथा 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को संपूर्ण भारत में यहाँ पे लागू किया गया। कब लागू किया गया? 26, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, लागू किया गया था यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे लागू किया गया था। संविधान सभा में 3 वर्षों में कुल यहाँ पे 214 दिनों की गंभीर समस्याएं मतलब चर्चाएं चली थी। यहाँ पे बहस हुआ था, कितने दिन? 114 दिन। याद रखिएगा, यहाँ पे पूछा जाता है आपसे कि कितने दिन बहस चली थी संविधान सभा में, तो 114 दिनों तक यहाँ पे 114 दिनों तक ये चला था। आप लोग याद रखिएगा, यानी कि मतलब इस पे 114 दिन बैठक हुआ था, चर्चा हुआ था, बहस हुआ था। लगभग 3 साल यहाँ पे समय लगे थे, सबको पता होगा, ठीक है। अगला पॉइंट आता है यहाँ पे 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अपने पत्रिका यंग इंडिया में भारतीय संविधान के बारे में अपना अपेक्षा बताया था। यानी कि जो गांधी जी थे 1931 ईस्वी में उनका जो पत्रिका था यंग इंडिया, उसमें ये चीज़ के वहाँ पे वर्णन किया था कि आखिर उनके अनुसार संविधान कैसा होगा, कैसा वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताया था। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, ठीक। अगला पॉइंट जैसे ही आते हैं तो अगला पॉइंट दिया गया है मित्रों कि भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक विशाल संविधान और व्यापक संविधान है, ठीक है, जिनमें 395 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान संघात्मक है और संघ तथा राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन करता है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। ये सवाल पूछा जाता है कि कितने यहाँ इसमें अनुच्छेद है, तो कहीं कहीं दे देता है कि 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, कहीं देता है कि 444 अनुच्छेद हैं। तो ओरिजिनल में जो याद रखिएगा यहाँ पे मैक्सिमम एग्जाम में ही देता है ऑप्शन में कि 395 से अधिक यहाँ पे आपका अनुच्छेद है, जो कि 12 अनुसूचियां हैं। ये चीज़ याद रखिएगा।
अगला आता है यहाँ पे एक लोकतंत्रात्मक सरकार जनता के लिए तथा जनता द्वारा स्थापित सरकार होती है। जैसे लोकतंत्र में सबकी बातें होती है, हर एक जात धर्म विशेष के सबके लिए बात होती है, इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जनता के लिए और जनता द्वारा चुना गया शासन बोलते हैं लोकतंत्र को। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें कि भारतीय संविधान में प्रशासन के समाजवादी सिद्धांत पर बल दिया गया तथा 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। आपको पता होगा समाजवादी शब्द को यहीं पे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1946 के द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार शासन की वास्तविक जो सत्ता होती है मंत्री परिषद में निहित होती है। मंत्री परिषद का नियंत्रण व्यवस्थापिका द्वारा होता है, ये आपको पता होगा, ये आपको जानकारी होगा ये चीज को। ठीक है, अगला पॉइंट जैसे ही आते हैं तो अगला पॉइंट आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, बहुत बार पूछा गया है कि मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया है, तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, संविधान सभा द्वारा 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, लेकिन पहले जो था वो 7 मौलिक अधिकार था, इसमें से एक मौलिक अधिकार को जो को संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया दोस्तों। तो यहाँ पे पता होना चाहिए, आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि मौलिक अधिकार के सूची से इसको हटा दिया गया है। ठीक है, अगला आता है कि संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में यहाँ पे मान्यता दिया गया। आपको पता होगा जो मूल कर्तव्यों की संख्या है यहाँ पे भारतीय संविधान में 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जो कि अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है, आपको पता होना चाहिए। अगला जैसे ही पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपका यहाँ पे दिया गया है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य लक्ष्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तथा व्यवस्था करना है। ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, आपसे याद रखिएगा कि जो नीति निर्देशक तत्व है इसका मेन मतलब काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक, जो यहाँ पे याद रखिएगा अगला पॉइंट जो दिया गया है मेरा यहाँ पे कि वयस्कता की जो उम्र है 21 वर्ष थी, परंतु 1989 में यहाँ पे एक थोड़ा गलत दिया, 61वां याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन द्वारा उम्र सीमा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी कि जो वोट देने का अधिकार था पहले 21 वर्ष था, लेकिन उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये भी आपको याद रखिएगा ये चीज़ों को। अगला आता है यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है चुनावी राजनीति। इसमें वैसा कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो कि आपका यहाँ पे बीपीएससी सवाल पूछा जा सके। इसमें बस यही नॉर्मल चीज़ दिया गया है कि चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव में जो भाग लेते हैं लोग वो किस तरीके से वर्क करते हैं, एक चुनावी पार्टी का क्या वहाँ पे उत्तरदायी होता है, बस यही सब चीज़ें समझने वाली चीज़ है, ऐसा कुछ वहाँ पे फैक्ट वाला चीज़ नहीं दिया गया था। ठीक है, अगला आता है आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का जो नाम है संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं। ठीक, तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि 1979 ईस्वी में पिछड़ी जाति आयोग का गठन हुआ था तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसके अध्यक्ष थे वीपी मंडल थे। यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं फिर से यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ ये बातों को कि 1979 ईस्वी में जो हुआ था पिछड़ी जाति आयोग का गठन हुआ था दोस्तों। ठीक है, और ये 1980 ईस्वी में यहाँ पे ये चीज़ बोला गया था बीपी मंडल के द्वारा कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए हो वो 27% का आरक्षण होना चाहिए। यहाँ पे 1980 ईस्वी में ये चीज़ बोला गया था कि ऐसा चीज़ होना चाहिए बीपी मंडल कमीशन के द्वारा। लेकिन ये जब इनको 27% का अगर आप देखिएगा आरक्षण जो मिलता है 1992 ईस्वी से मिलना स्टार्ट होता है, तो ये चीज़ आप लोग भी है ये याद रखिएगा। 1979 मत याद रख लीजिएगा, ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, अगला आता है यहाँ पे कि कार्यपालिका 2 तरह की होती हैं, एक राजनीतिक कार्यपालिका होती है और एक अस्थायी कार्यपालिका होता है। अस्थायी कार्यपालिका मतलब वही जो कानून व्यवस्था बनाते हैं आईएएस आईपीएस वगैरह उसमें यहाँ पे इंक्लूड होंगे, और जो राजनीतिक कार्यपालिका है जो भी मंत्री लोग होते हैं इसमें राजनीतिक कार्यपालिका में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका में शासन की वास्तविक शक्ति छिपी होती है अथवा लोकसभा में बहुमत रखने का दायित्व संभाले रहती है, जो यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका है। यहाँ पे अस्थायी कार्यपालिका ऐसे उच्च पदाधिकारियों का फोर्स होता है जिसमें विभिन्न स्तर पर सरकार के लिए नीति निर्धारण करती है। यानी कि यहाँ पे जो कार्यपालिका का काम होता है वो 2 तरीका से होता है, एक
यहाँ पे पॉलिटिशियन के द्वारा होता है और एक IAS IPS के द्वारा, यहाँ पे जो मतलब उच्च अधिकारी होते हैं उनके द्वारा होता है। तो जो राजनीतिक अधिकारी होता है उसमें ही मतलब वास्तविक शक्ति छिपी होती है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। लेकिन जो ये सब नियम कानून बनाने का जो काम करता है वो अस्थायी कार्यपालिका करता है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, अगला पॉइंट अगर क्या आते हैं तो अगला पॉइंट दिया गया है इसमें कि राजनीतिक कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं इसके मंत्री परिषद शामिल है। राष्ट्रपति कार्यकारी प्रधान होते हैं, परंतु सारे कार्य प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के सलाह से संपन्न होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है इसमें आपका कि दिया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, जिसमें 2 तरह के सदस्य भाग ले सकते हैं। पहला जो होते हैं भारतीय संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य, यानी वहाँ पे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, यहाँ पे भाग ले सकते हैं। उसके बाद राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और यहाँ पे विधानसभा के सदस्य भी यहाँ पे भाग ले सकते हैं। तो राज्यसभा में इतने लोग भाग लेते हैं, याद रखिएगा, सवाल पूछा जाता है आपसे। आते हैं अगला पॉइंट की तरफ, क्या कुछ दिया गया है। अगला पॉइंट जैसे ही आइएगा यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत विधि द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी कि यहाँ पे लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी दोनों सदस्य यहाँ पे भाग लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया आपका कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए करता है, यानी कि होता है, लेकिन इसे महाभियोग के द्वारा भी यहाँ पे हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति को भारतीय संसद के बैठक बुलाने, स्थगित करने तथा लोकसभा भंग करने का अधिकार है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति का 3 अधिकार यहाँ पे मेन अधिकार दिया गया है, संसद का संयुक्त बैठक बुलाने तथा उसको स्थगित करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार यहाँ पे राष्ट्रपति को है। ठीक है, फिर आते हैं अगला पॉइंट में अगर के, तो अगला पॉइंट दिया गया है यहाँ पे राष्ट्रपति का जो प्रमुख कार्य दिया गया है, अध्यादेश जारी करना, दोनों सदनों का संबोधित करना तथा वित्त आयोग की नियुक्ति करना तथा धन विधेयक को मंजूरी प्रदान करना इत्यादि, ये सब राष्ट्रपति के द्वारा होता है। यहाँ सवाल आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको होता है? तो होता है राष्ट्रपति को, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है कि भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुआ है। कब? 1962 ईस्वी में जब चाइना आक्रमण किया था, 1971 ईस्वी में जब यहाँ पे पाकिस्तान के साथ ये हुआ था, लड़ाई हुआ था, और एक बार हुआ था यहाँ पे 1975 ईस्वी में, जो कि आंतरिक अशांति के कारण यहाँ पे इंदिरा गांधी के सरकार में ये चीज़ लगाया गया था। ये चीज़ भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ जैसे ही आते हैं, अगला पॉइंट आपका दिया गया है कि राष्ट्रपति के सारे कार्य वास्तव में प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, मंत्री परिषद पर प्रधानमंत्री का पूर्ण नियंत्रण रहता है एवं प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये मेन पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, जो याद रखिएगा आप लोग। ठीक, अगला पॉइंट है कि अमेरिका के संसद को कांग्रेस तथा इंग्लैंड के संसद को पार्लियामेंट, फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली और जापान के संसद को डायट एवं रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी सवाल पूछा जाता है तो खास करके ये पूछ दिया जाता है कि रूस के संसद का नाम क्या है, तो ये याद रखिएगा उसका नाम है ड्यूमा। ठीक है, और उसके बाद जापान वाला भी पूछा जाता है खूब, जापान का संसद का क्या नाम है? तो वो डायट नाम है, ये आप लोग भूलिएगा नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि केंद्र में कानून बनाने का जो कार्य करता है वो संसद कार्य करती है, जबकि राज्य में यही काम विधान मंडल करता है। जैसे कि बताए थे, जब लास्ट वीडियो में हुआ था उस समय बताए थे कि संसद जैसे होता है वैसे ही जो राज्य में होता है यहाँ पे विधान मंडल होता है। दोनों समझिए कि समरूप है, तो वो एक चलता है वहाँ पे चलता है, केंद्र में चलता है, और ये एक चलता है जो यहाँ पे राज्य में चलता है। आप लोग तो याद रखिएगा वो लोग। ठीक है, जिसे विधायिका भी कहा जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि लोकसभा को प्रथम सदन, जबकि अमेरिका
में प्रथम सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। ठीक है, देखिए फिर से मैं बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लोकसभा, जैसे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दो होते हैं, ठीक है, इसको प्रथम सदन बोलते हैं और राज्यसभा को द्वितीय सदन बोलते हैं। उसी तरह अमेरिका का जो प्रथम सदन होता है उसको प्रतिनिधि सभा बोलते हैं, और इंग्लैंड में इसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा चीज़ों को। और उसके बाद दूसरा आता है जो यहाँ पे राज्यसभा के बारे में बताएगा। जो राज्यसभा होता है, राज्य स्तर पर विधानमंडल का यह सदन विधानसभा कहलाता है, यानी कि जो प्रथम सदन के बारे में बात कर रहे हैं। भारत का राज्यसभा द्वितीय सदन कहा जाता है, प्रथम सदन लोकसभा, द्वितीय सदन राज्यसभा। ठीक है, और जो द्वितीय सदन है अमेरिका में इसे सीनेट कहा जाता है और इंग्लैंड में इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। फर्स्ट मतलब सदन को इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स और सेकेंड सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। याद रखिएगा इस चीज़ों को। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ पे है कि राज्यसभा का प्रमुख कार्य विभिन्न राज्य क्षेत्रों एवं संघीय इकाइयों के हित की निगरानी करना होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है कि विधेयक दो प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक, जिसे धन विधेयक भी बोलते हैं, वित्त विधेयक को ही। ठीक, देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या दिया गया है। अगला पॉइंट अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं भी पेश किया जा सकता है, याद रखिएगा। जबकि वित्त विधेयक या धन विधेयक जो होता है वो हमेशा और हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सवाल बहुत बार आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक, तो इस आपको भूलने की जरूरत नहीं है। अगला है कि शासन के स्वरूप दो प्रकार के होते हैं, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था और संसदीय शासन व्यवस्था। यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। ठीक, जो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि में है। जो संसद यहाँ पे है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का, फिर से बता देते हैं। जो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है वहाँ पे अमेरिका में, श्रीलंका में, दक्षिण अफ्रीका में है। जबकि जो संसदीय शासन प्रणाली के उदाहरण है वो भारत हो गए, इंग्लैंड, नेपाल, पाकिस्तान, इटली, जापान और ऑस्ट्रेलिया इत्यादि में यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया गया, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में अध्यक्षीय एवं संसदीय शासन व्यवस्था दोनों रूप में है। यह चीज़ याद रखिएगा, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में दोनों शासन व्यवस्था है, अध्यक्षीय भी है और संसदीय भी है। तो ये अपवाद है, इसीलिए सवाल पूछा भी जा सकता है आपसे, इसलिए इसको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो दिया गया है कि राज्य में राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक प्रधान जो होता है वो कार्यपालिका का मुख्यमंत्री होता है। ठीक, जैसे वहाँ पे सेंट्रल में चलता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में, वैसे ही यहाँ पे राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में चलता है। अगला पॉइंट जैसे ही आइएगा तो अगला पॉइंट में दिया गया है कि मुख्यमंत्री के सलाह से राज्यपाल मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों को नियुक्ति करता है। पूछा जाएगा आपसे कि राज्य में मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल करता है। ये चीज़ याद रखिएगा। भारत के महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करता है। राज्य के महाधिवक्ता हो गया, लोकसभा जो बीपीएससी के अध्यक्ष हो गया, और अन्य सदस्यों को जो हो गया यहाँ पे राज्यपाल यहाँ पे नियुक्ति करता है। यह चीज़ याद रखिएगा आप लोग। ठीक, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट में जैसे ही आइएगा, अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि विधानमंडल में बैठक बुलाने, बैठक स्थगित करने तथा विधानसभा भंग करने का अधिकार यहाँ पर राज्यपाल को दिया जाता है। जैसे कि वहाँ पे था लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको था, राष्ट्रपति को था। उसी तरह यहाँ पे विधानसभा को भंग करने का जो अधिकार है वो लोकसभा को दिया गया है। राज्यपाल को विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने के अलावा विधानमंडल के में सदस्य भेजने का भी फिर से मैं बताता हूँ यहाँ पे कि राज्यपाल को विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने के अलावा विधानमंडल में संदेश भेजने का भी अधिकार है। ये राज्यपाल को याद रखिएगा, ये चीज़ों को बिल्कुल भूलिएगा नहीं। ठीक, अगला आता है कि वित्त विधेयक राज्यपाल के पूर्व अनुमति पर ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जो वित्त विधेयक होता है, जैसे कि वहाँ पे मैंने बताया, जो धन विधेयक था वो केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसी तरह जो वित्त विधेयक राज्य में होता है वो राज्यपाल से पहले ही अनुमति ले लिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है तथा राज्यपाल के स्वीकृति के बाद धन विधेयक कानून बन जाता है। जैसे ही वहाँ पे राष्ट्रपति के
अनुमति के बाद कानून बन जाता था। ठीक, तो दोनों मतलब समानार्थी रूप में एक दूसरे से चलते हैं। अगला पॉइंट जो आता है आपका यहाँ पे दिया गया है कि अपराधी का दंड कम करने का, एक सेकेंड, अपराधी का दंड कम करना, स्थगित करना या दंड को बदलना या पूर्णतः माफ करने का अधिकार यहाँ पे किसको है? राज्यपाल को है। लेकिन मृत्यु दंड को माफ करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा ये चीज़ों को, मृत्यु का नहीं है, बाकी चीज़ों को कम कर सकता है। राज्यपाल के सिफारिश पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तथा राष्ट्रपति शासन होने पर राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं। यानी कि जो भी वहाँ पे राष्ट्रपति बोलेगा राज्यपाल वही काम करेगा, जबकि जब यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू रहता है। ठीक है, अगला आता है कि राज्य का विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद से मिलकर बना होता है। ठीक, जैसे कि मैंने ऊपर में बताया है, विधानमंडल जो होता है विधानसभा और विधान परिषद, जैसे संसद होता है लोकसभा यहाँ पे और राज्यसभा से मिलकर बने होती हैं, उसी तरह राज्य में जो विधानमंडल होता है वो एक विधानसभा होता है और एक यहाँ पे विधान परिषद होता है। इसी से दो सदन से मिलकर बनते हैं। याद रखिएगा जो विधान परिषद होता है ये सभी राज्यों में नहीं है, केवल 6 राज्यों में। आगे हम बातें करते हैं ये चीज़ों को। जो यहाँ पे दिया गया है कि विधानमंडल एक सदनीय होगा या द्विसदनीय, या सदस्य नहीं, अब गलत टाइप किया गया है, यहाँ पे सदनीय लिखिएगा, सदनीय। ठीक है, एक सदनीय होगा या द्विसदनीय, इसका निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों और संसद को है, ये मतलब निर्णय करने का अधिकार। याद रखिएगा बिहार में जो है द्विसदनीय शासन मतलब यहाँ पे संसदीय प्रणाली है। ठीक, अगला आता है यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं कि भारत के 6 राज्यों में विधानमंडल 2 सदनीय है, यानी कि जिसमें 2 है, विधान परिषद और विधानसभा, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र शामिल है। 22 राज्य में एक सदनीय विधानमंडल है तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी में एक सदनीय विधानमंडल है। आप लोग याद रखिएगा ये चीज़ों को VVI है, खास करके ये द्विसदनीय वाला पूछा जाता है बहुत बार कि इनमें से किस में विधान परिषद है, किस में विधान परिषद नहीं है। तो ये 6 राज्यों को आपको याद होना चाहिए, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र इत्यादि यहाँ पे शामिल है ये चीज़। ठीक, अगला आता है कि संविधान के अनुसार विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम जो संख्या होती है वो 500 हो सकती है तथा जो न्यूनतम संख्या जो है वो कम से कम 60 हो सकती है। बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है आपसे कि विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो वो होगी 60। याद रखिएगा ये चीज़। बिहार जो विधानसभा है उसमें 243 सदस्य हैं, जबकि विधान परिषद के जो सदस्यों की संख्या बिहार में है वो 75 हैं। आप लोग को ये पता होना चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आगे जैसे ही आते हैं अगला पॉइंट में आपका यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, परंतु राज्यपाल इसे 5 वर्ष से पहले भी विशेष परिस्थिति में भंग कर सकता है। ठीक है, यानी कि विघटित होने वाली सभा है ये। साधारण विधेयक को दोनों सदनों में से किसी सदन में पेश किया जा सकता है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर विधान परिषद को 4 महीनों के अंदर अनुमोदन करने के लिए बाध्य है, यानी कि 4 महीने के अंदर अंदर उसको वहाँ पे प्रोसेस करना ही करना है, जो भी चीज़ यहाँ पे विधानसभा से पारित हो जाए। अगला आता है कि जो धन विधेयक के मामले में विधान परिषद को अधिकतम 14 दिनों तक की विलंब करने का अधिकार है। ये चीज़ याद रखिएगा, विलंब करने का यहाँ पे अधिकार है। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट में जैसे ही आइएगा यहाँ पे दिया गया है कि मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व जो होता है वो विधानसभा के प्रति होता है और जो वहाँ पे था केंद्र में वो लोकसभा के प्रति होता है। ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला आता है यहाँ पे कि पहले विधान परिषद की स्थापना, सबसे पहला जो विधान परिषद का स्थापना हुआ था वो आंध्र प्रदेश में हुआ था 1957 ईस्वी में। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी भी राज्य में विधान परिषद को बहाल या उसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, कि कौन सा मतलब आप समझ देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया विधान परिषद, तो विधान परिषद होगा कि नहीं होगा, कोई भी राज्य मतलब उसको लागू कर सकता है, उसको विघटन भी कर सकता है। तो इसका जो चीज़ दिया गया है आर्टिकल 169 में दिया गया है, आप लोग याद रखिएगा। उसके लिए
उसके लिए विधानसभा में कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है एवं इस पर संसद कानून बना सकती है। ये चीज़ भी याद रखिएगा। ये चीज़ का निर्णय विधानसभा में उपस्थिति के यानी कि जो भी सदस्य होते हैं उसके 2/3 सदस्य अगर के वोट कर देते हैं कि हमारे राज्य में विधान परिषद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे कानून बन जाता है, जिस पर संसद यहाँ पे एक्शन ले सकता है। ठीक, अगला आता है निकल कर। अगला जो पॉइंट आपका यहाँ पे दिया गया है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विधान परिषद में सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या होती है वो 40 हो सकती है। ठीक है, वहाँ पे जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि जो विधानसभा में न्यूनतम संख्या होगी वो 60 होगी। ठीक है, और जो विधान परिषद में न्यूनतम संख्या होगी यहाँ पे 40 हो सकता है। ठीक है, अधिकतम जो संख्या हो सकती है विधान परिषद में वो विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 हो सकता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है, मैंने भी बता दिया। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, इसमें प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं तथा प्रत्येक सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो 6 वर्ष के लिए यहाँ पे किया जाता है। ये चीज़ को आपको जानकारी होना चाहिए। अगला पॉइंट जैसे ही आता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई, जो यहाँ पे दिल्ली में स्थित है। आपको ये तो सबको जानकारी होगा। और देख लेते हैं और क्या पॉइंट इसमें दिया गया है। अगला पॉइंट जो दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तथा वो 65 वर्ष की उम्र तक न्यायाधीश पद पर बने रह सकते हैं, परंतु महाभियोग के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। आप लोग याद रखिएगा, जैसे महाभियोग राष्ट्रपति हो गया, यहाँ पर राज्यपाल हो गया, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति सब पर लागू होता है, उसी तरह न्यायाधीश पर भी यहाँ भी लागू हो सकता है। उसको भी 65 वर्ष से पहले की महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। अगला जो पॉइंट दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्राप्त है, वह राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। ठीक है, कौन दे सकता है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन राष्ट्रपति उसका सलाह माने या नहीं माने वो उस पर निर्भर करता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, उसका यहाँ पे सलाह मानना चाहिए। पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था 1 मार्च 1916 ईस्वी को हुई थी तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति राज्यपाल के सलाह पर करता है। आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगला पॉइंट आके निकल कर यहाँ पे इसमें आता है कि मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों रिट जारी करता है। यहाँ पे पूछा जाता है कि रिट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो याद रखिएगा ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा यहाँ पर रिट जारी किया जा सकता है। 1976 ईस्वी में संविधान में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्री परिषद को सलाह मानने के लिए बाध्य है, राष्ट्रपति को मानना ही मानना है तथा इसी वर्ष से कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया था। दोस्तों पूछ सकता है कि कैबिनेट शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग कब हुआ था, तो 1976 ईस्वी में किया गया था। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति सेना का कमांडर इन चीफ होता है तथा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति यहाँ पे होता है। ये आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट से सही होगा। जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। एडविन गॉडविल थे एक, उन्होंने कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री का अधिकार इतना बड़ा है, मतलब भारत का प्रधानमंत्री इतना पावरफुल है, अगर तो उसका स्वभाव मतलब लोगों का प्रजातांत्रिक स्वभाव नहीं होना तो वह निरंकुश बन जाएगा, वह एक डिक्टेटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि ये जो बात बोला गया था एनवी गॉडगिल के द्वारा बोला गया था। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन गुप्त मतदान की अपेक्षा खुले मतदान के द्वारा किया जाता है तथा जो राज्यसभा में कार्यवाही चलाने के लिए जो कोरम होता है कुल सदस्यों का 1/10 भाग होता है, यानी कि 10 में से अगर एक भी सदस्य वहाँ पे मौजूद होगा तो वहाँ पे वो कार्यक्रम चलेगा आप लोग। ठीक है, अगला पॉइंट आता है आपका, ये अगला पॉइंट में जैसे ही आइएगा तो दिया गया यहाँ पे कि अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्राप्त प्रस्ताव पारित कर दे तो राज्य सूची पर भी यहाँ पे संसद कानून बना सकता है। ये चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या जो हो सकती है वो 550 निश्चित की गई है। ठीक, और जो लोकसभा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति दोनों पक्षों के मतों की संख्या समान होने पर अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। कौन दे सकते हैं? या तो लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति यहाँ पे दोनों पक्षों में होने पर अपना दे सकते हैं। अगला आता है पॉइंट यहाँ पे कि लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है।
यहाँ पे बहुत बार ये सवाल पूछा जा सका है। जो बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता जो करता है, याद रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, जबकि धन विधेयक पर संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। ये भी चीज़ आप लोग को याद रखा जाना चाहिए आपको, ठीक। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट इस चैप्टर में दिया गया है, क्लास 9 का पॉलिटी में। अगला चैप्टर आता है जो कि लास्ट चैप्टर होगा आपका, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का प्रयोग सर्वप्रथम 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के समय किया गया था, ठीक। भारत में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने मौलिक अधिकारों पर सवाल उठाया था। कौन सबसे पहले मौलिक अधिकार पर सवाल उठाया था? तो वो उठाया था बाल गंगाधर तिलक ने, आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट होता है कि संविधान के मूल ढांचे में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। अगला पॉइंट है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। अब यहाँ से हमको देखने को मिलता है मौलिक अधिकार के बारे में, तो एक एक करके जो कि हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। संसद के अनुच्छेद 368 में जैसे पता होगा कि यहाँ पे संशोधन का ये नियम दिया गया है कि संसद संशोधन किसी चीज़ पर कर सकती है, लेकिन 368 द्वारा मौलिक अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहला जो होता है वो समता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में दिया गया है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 आर्टिकल से लेकर 22 आर्टिकल तक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया है वो अनुच्छेद 23 से 24 में ये चीज़ दिया गया है, ठीक। अब फिर आगे बढ़ते हैं तो दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि वर्णन है अनुच्छेद आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच में। फिर आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसमें आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में, यहाँ पे देखिए, शिक्षा का संबंधी अधिकार और सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार जो दिया गया है आपका आर्टिकल 29 में दिया गया है, ठीक है। और जो 30 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया गया है वो 32 में दिया गया है। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है जो अनुच्छेद 29 और 30 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 में है। ये जो सबसे VVI है, ये संविधान का आत्मा कहा जाता है, आर्टिकल 32 को याद रखिएगा, ये सवाल हमेशा पूछा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ पे है? ये 32 में है। ये BR अम्बेडकर के द्वारा बताया गया था कि ये संविधान का आत्मा है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक। अगला आता है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा भारत में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया। शिक्षा का अधिकार पहले मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन यहाँ पे 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को भी मौलिक अधिकार बना दिया गया। और इसमें 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात करता है, यानी कि अनिवार्य शिक्षा देने की बात करता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा रीट होता है और क्या क्या उसका काम होता है। कभी कभी पूछ देता है सवाल इसमें से भी। एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। यह न्यायालय द्वारा गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपने सम्मुख प्रस्तुत करने का अधिकार दे सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के द्वारा। फिर आता है परमादेश रीट। परमादेश द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को अपने उससे कर्तव्य को करने के लिए बाध्य कर सकता है, जिसे कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य है। यानी कि मान के चलिए कोई संस्था हो और एक ऐसा कोई काम है जो नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे परमादेश रीट लाकर उसको आदेश दिया जा सकता है कि तुमको ये काम करना है, समझ गए। फिर आता है प्रतिषेध रीट। ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है या उच्च न्यायालय द्वारा, कोई भी द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को मतलब ये आदेश देता है कि ऐसे कार्य करने से रोकता है के लिए जारी किया जा सकता है जो कानून के विरुद्ध हो तथा उसके अधिकार क्षेत्र का बाहर हो। देखिए यहाँ पे परमादेश रीट आ गया, कोई ऐसा मतलब चीज़ के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है जो उसका अधिकार है और वो काम वो कर नहीं रहा है, तो यहाँ पे दिया जाता है परमादेश रीट। फिर आता है प्रतिषेध रीट, जिसका उसका दायरे में नहीं वो चीज़ आता है फिर भी वो काम किए जा रहा है, तो वहाँ पे ये उसको रोकने के लिए प्रतिषेध रीट जारी किया जाता है। प्रतिषेध में नहीं आपको लग रहा है कि मतलब इसमें ही रोकने का कुछ शब्द आ रहा है प्रतिषेध।
अगला आता है उत्प्रेषण के द्वारा जो रिट जारी किया जाता है। किसी अभियोग संबंधी सारे रिकॉर्ड अपने पास मंगवा सकता है उत्प्रेषण द्वारा। जैसे मान लीजिए कोई अधीनस्थ न्यायालय है, कोई जिला न्यायालय है और वो केस चला गया आपका यहाँ पे उच्च न्यायालय में, तो यहाँ पे ये अपना एक रिट जारी करके वहाँ से जो भी रिकॉर्ड है उसका वो अपने पास मंगा सकता है। फिर आता है अधिकार परीक्षा लेख। इसके द्वारा न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी नियुक्ति या चुनाव कानून के अनुसार नहीं हुआ है उसे सरकारी कार्य करने से रोकता है। यानी कि मान चलिए ये मतलब अनऑफिशियल तरीके से कोई व्यक्ति बहाल हो जाता है या नौकरी ले लेता है तो उसको यहाँ पे यहाँ पे अधिकार परीक्षा रिट जारी किया जाता है और उसको अपने कार्य करने से वहाँ पे रोकता है, सरकारी कार्य करने से रोकता है। ठीक है, तो ये आपको जानकारी हो गया होगा। फिर आगे आता है यहाँ पे कि संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, जैसे कि मैंने ऊपर में भी बताया था। और यहाँ पे आपका टोटल चैप्टर नंबर 6 से आपका पॉलिटी का होता है समाप्त। तो कैसा लगा वीडियो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास दोस्तों जरूर इसको शेयर किया कीजिए ताकि हमको भी कुछ हेल्प मिले। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।